हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। कल हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए आज एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं पूरे चैप्टर का, एंड उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी एंड आप उनका आंसर करेंगे। तब तक ध्यान से सुनिए जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो हमारा चैप्टर क्या था? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी जितनी भी मटेरियल थी, मटेरियल की नहीं कहा था हमने कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई हैं उसी को हमने क्या कहा था? मटेरियल कहा था। जैसे हमने कपड़े पहने वो किससे बने? फैब्रिक से बने किसी न किसी, तो फैब्रिक क्या है? मटेरियल है। हम टेबल हमारे पास है, हम चेयर पे बैठे हैं, वो टेबल और चेयर किसी चीज से बनी हुई है और वही क्या है? मटेरियल है। यानी अगर चेयर की बात करें, अगर वो वुड से बनी है, लकड़ी से बनी है, तो वो लकड़ी क्या है? मटेरियल यानी पदार्थ है। ओके, आगे हमने क्या देखा था कि इनकी ग्रुपिंग की जाती है। जितने मटेरियल्स हैं उनका समूह बनाया जाता है और समूह बनाने की इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था वर्गीकरण क्यों जरूरी है। ये हमें पढ़ने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही क्या करता है? अगर किसी चीज के बारे में हमें क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्लासिफाई करना जरूरी है। चीजों को वर्गों में विभाजित करना आवश्यक है। जब हम उनको वर्गों में या किसी समूह में विभाजित कर लेते हैं तो उससे क्या होता है? उस पूरे समूह के बारे में एक जनरल आइडिया हमें मिल जाता है। तो ये इतना हमने किसके बारे में पढ़ा था? क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज देखी थी मटेरियल की। जो पदार्थ की बात हम कर रहे हैं कि जिससे कोई चीज बन रही है, कोई वस्तु बन रही है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका अपीयरेंस, देखने में वो कैसी होगी? या तो वो चमकदार होगी या वो चमकदार नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी चीजें चमकदार होंगी उनको हमने किस कैटेगरी में रखा था? लस्ट्रस की कैटेगरी में रखा था। वहीं जो चमकदार नहीं होंगी, उनको किसकी कैटेगरी में रखा था हमने? नॉन लस्ट्रस की कैटेगरी में रखा था। हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी धात्विक चीजें होती हैं जो धातु से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, धातु क्या होती है आपकी? जो कठोर होगी, मैलिएबल होगी, डक्टाइल होगी, जनरली सॉलिड फॉर्म में होगी, तो वो सारी क्या होती है? हमारी धातु होती है। विद्युत और ऊष्मा की चालक होंगी, सुचालक होंगी, तो वो सब धातुओं में आएंगी। तो धात्विक सब्सटेंसेस, धात्विक चीजें जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं? लस्ट्रस होती है, यानी उनमें अपनी एक शाइन होती है। जैसे हमने गोल्ड की बात की थी, सोने में चमक होती है, चांदी में चमक होती है, कॉपर आपका हो गया यानी तांबा, उसमें चमक होती है, एल्यूमिनियम में चमक होती है, साथ ही आयरन यानी लोहे में भी चमक होती है। तो ये सारी किस में आएंगी? लस्ट्रस में आएंगी। जबकि जितनी भी आपकी नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी अधात्विक चीजें होती हैं, उनमें क्या होता है? उनमें चमक नहीं होती है, या हम बोलते हैं कि वो डल अपीयर करते हैं, यानी दिखने में डल होते हैं। ठीक है, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो उनकी अपनी चमक नहीं होती। इतनी चीजें हमने किसके बारे में पढ़ ली थी? लस्टर यानी चमक के बारे में पढ़ ली थी कि देखने में क्या होगा। अब दूसरी चीज, जब आप देखेंगे तो क्या लगेगा आपको? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता उनमें होती है। यानी जब आप प्रकाश किसी भी मटेरियल के रास्ते में अगर प्रकाश आ रहा है, या हम कहेंगे कि प्रकाश के मार्ग में कोई चीज पड़ रही है, तो प्रकाश उस मटेरियल से गमन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, चल पा रहा है या नहीं, वही क्या बताता है? पारदर्शिता। तो उसके आधार पर हमने तीन तरह से इसको क्लासिफाई किया था कि क्या होंगे? कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो प्रकाश को अपने में से गुजरने देंगे, या हम सामान्य भाषा में कह रहे थे कि जिन चीजों से आर पार दिखाई देता है उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहा जाता है। ओके, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी जो पारदर्शी नहीं है, मतलब ओपेक। तो जो पारदर्शी नहीं है मतलब जिनसे आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर जिनके आर पार प्रकाश का गमन नहीं हो रहा है। और तीसरी कौन सी कैटेगरी थी? अल्प पारदर्शी की।
और अल्प पारदर्शी में हमने क्या कहा था कि इसमें से प्रकाश का जो गमन होता है या प्रकाश जो होता है थोड़ी मात्रा में आर पार जाता है, एक साइड से दूसरी साइड जाता है, और इसी के कारण हमें कुछ कुछ मात्रा में इससे दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखाई देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा, अल्प पारदर्शी। तो पारदर्शी में आपकी क्या क्या आ गए, कुछ जो कांच होते हैं जितने भी जो पॉलिश्ड नहीं होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, कुछ प्लास्टिक इस तरह के होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी में जैसे हमने स्टोन बोला था, पत्थर पढ़ा था कि वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है, यानी अगर ईंट की कोई दीवार है तो वो भी अपारदर्शी होगी, और वुडन शीट है कोई, वो भी अपारदर्शी होगी। फैब्रिक्स होते हैं वो भी अपारदर्शी होते हैं। अल्प पारदर्शी में हमने क्या पढ़ा था, कुछ फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स इसमें आते हैं, और साथ ही साथ जैसे बटर पेपर हो गया या किसी पेपर यानी कागज पे अगर तेल गिर जाता है तो वो भी एक अल्प पारदर्शी सब्सटेंस का, चीज का काम करता है। इतना हमने पारदर्शिता के बारे में पढ़ा था। देन हमने हार्डनेस पढ़ी थी कि यानी अभी तक तो हम सिर्फ देखकर बता रहे हैं कि इनमें ये गुण है, मटेरियल में किसी भी पदार्थ में ये गुण हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा प्रेशराइज करेंगे, उसमें प्रेशर लगाएंगे। जब उसमें प्रेशर लगाएंगे, दबाव लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, आप देखते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उन पर दाब लगाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, यानी वो दबते नहीं हैं, प्रेशराइज नहीं होते हैं। तो उन सारी चीजों को हमने क्या कहा था, हार्ड कहा था, यानी कठोर कहा था। जैसे अगर आपके आसपास कुछ कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हार्ड है, जैसे टेबल हो गया, तो टेबल को प्रेशराइज कीजिए, आप क्या देखेंगे, आप उस पर प्रेशर लगा रहे हैं पर उसके शेप में या साइज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, या आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, तो वो कैसा हो गया, हार्ड यानी कठोर हो गया। ठीक है, तो आपका जो टेबल है वो कैसा है, कठोर है। वहीं आपके पास अगर कोई स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज समझते हैं, जैसे कॉटन हो गया, ठीक है, वो है, और आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे कि वो चीजें दब रही हैं, कॉटन दब रहा है, स्पॉन्ज भी दब रहा है, और क्या हो रहा है, उसके शेप में, साइज में आप चेंज कर पा रहे हैं। और ये जो चेंज हो रहा है वही हमें बता रहा है कि ये चीजें कैसी हैं, सॉफ्ट यानी कोमल है। तो प्रेशर अप्लाई करने पर हमें दो गुण पता चलते हैं, क्या, एक हार्डनेस पता चलती है यानी कठोरता, जो दब नहीं रहे हैं, प्रेशराइज नहीं हो रहे हैं, जिनके शेप और साइज में परिवर्तन नहीं हो रहा है वो कैसे हैं, कठोर हैं, और जो दब रहे हैं, जिनका शेप साइज चेंज हो रहा है क्या करने से, दबाव लगाने से, तो वो कैसे हैं, सॉफ्ट यानी कोमल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, डक्टिलिटी, दैट इज तन्यता। ओके, और तन्यता क्या थी, जब भी आपके पास कोई भी मटेरियल होगा, आप उस मटेरियल को अगर खींचते हैं, उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या आप उसकी पतली पतली तार बना सकते हैं। तो उसी गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता कहा जाता है। जैसे जितने भी मेटल आपके धातु हैं, ठीक है, आपके आसपास इलेक्ट्रिक वायर्स होंगी, तो उनमें देखना धातु की सारी तार मिलेंगी आपको। तो डक्टिलिटी का गुण किस में मिलता है, मेटल्स में, यानी धातुओं में मिलता है। ठीक है, और मोस्ट डक्टाइल मेटल किसे कहा था, गोल्ड को कहा था। सोना क्या होता है, सबसे ज्यादा तन्य धातु होती है। ओके, साथ ही हमने क्या देखा था कि जितनी भी अधातुएं होंगी वो क्या होंगी, डक्टाइल नहीं होंगी, वो नॉन डक्टाइल होगी, अतन्य होंगी, या क्या बोल सकते हैं हम कि उनकी पतली पतली तार नहीं बनाई जा सकती। अब लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या है, नॉन मेटल में आता है, तो उसकी हम तार नहीं बना सकते। जितनी गैसेज हैं हमारी एनवायरनमेंट में वो भी नॉन मेटल में आती हैं, तो उनकी भी आप तार नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, मैलिएबिलिटी, जिसको हमने कहा था आघात वर्ध्यता। और आघात वर्ध्यता क्या है कि जब आप किसी भी मटेरियल को पीटेंगे या उसमें प्रेशर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, वो एक पतली शीट में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी और टूटेगी नहीं। जब हम किसी चीज को पीटते हैं तो जनरली क्या देखते हैं, वो टूट जाती है, लेकिन मेटल्स में, धातुओं में ये गुण पाया जाता है कि वो टूटते नहीं है। जैसे आपके पास अगर आयरन का स्फेयर है एक, या हम बोलेंगे कि लोहे का एक गोला है, अगर आप उसको हैमर, हथौड़े की मदद से पीटते हैं
तो पीटने पर क्या देखेंगे, उसका चूरा नहीं होगा, भंगुरता का गुण उसमें नहीं बनेगा, बल्कि वो धीरे धीरे शीट में कन्वर्ट होना, यानी जो शीट होती है ना, कागज का पेज है जैसे आपके नोटबुक का, ऐसे शीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। और वही गुण क्या कहलाता है, आघातवर्ध्यता कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं, अधातुएं होती हैं, उनमें मैलिएबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। यानी अगर आप उनको पीटेंगे, उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। जैसे पत्थर हो गया, पत्थर को आप पीटते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, या वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर उसका चूरा बन जाता है। ठीक है, जैसे चौक हो गया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। चौक आपके आसपास होगी, उस पर प्रेशर लगाइए या उसको पीटिए किसी हैवी सब्सटेंस की मदद से, तो क्या देखते हैं आप कि उसका चूरा हो जाता है, वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब जितनी भी अधातुएं हैं वो आघातवर्ध्य नहीं है। और आघातवर्ध्यता क्या है, जब आप किसी चीज को पीट रहे हैं और वो पतली शीट में कन्वर्ट हो रहा है, वही क्या है, आघातवर्ध्यता है। और मोस्ट मैलिएबल मेटल में भी हमने किसको रखा था, गोल्ड को रखा था। और आपने देखा होगा फूड रैपिंग वगैरह या पैकेजिंग वगैरह में एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं आप लोग। तो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और वो बहुत मैलिएबल होती है। ठीक है, उसकी पतली शीट बन जाती है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। सिल्वर फॉइल आपने देखी होगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है, आपकी मेटल्स हैं जो कि क्या है, आघातवर्ध्य हैं या फिर क्या है, मैलिएबल हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी फ्लोटिंग और सिंकिंग। आप देखते हैं कि कुछ चीजों को अगर पानी के ऊपर रखते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, डूब जाते हैं, या फिर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। और ये किस कारण होता है, उनके भार के कारण और उनके द्वारा हटाए गए द्रव के कारण। यानी अगर किसी चीज का भार कम है, वजन उसका कम है, और वो पानी को ज्यादा हटा रही है, तो वो क्या करेगी, तैरने लगेगी इजीली। लेकिन वहीं अगर वस्तु का भार ज्यादा है और उसके द्वारा हटाया गया द्रव का क्षेत्रफल कम है, तो वो चीज डूब जाती है। जैसे सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास सुई है या कील है, उसको पानी में रखते हैं तो वो डूब जाती है। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। वहीं पर आप देखते हैं कि इतना बड़ा जहाज या कोई बोट है, वो पानी में तैरने लगता है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा क्षेत्रफल हटा रहा है, पानी ज्यादा पानी वहां से हटा पा रहा है, तो इसीलिए वो तैर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या थी, विलेयता थी, कि हम पानी में चीजों को मिक्स कर रहे हैं और पानी उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो हमने पढ़ा था वो दो तरह से रिएक्ट करेगा, एक या तो वो घुल जाएगा पानी में, दूसरा या तो वो नहीं घुलेगा। तो जो चीज घुलेगी उसको हमने कहा था घुलनशील या सॉल्युबल। ओके, या तो वो सॉल्युबल होगी यानी घुलनशील होगी, और या फिर क्या होगी, अघुलनशील होगी। तो घुलनशील आपकी कौन सी हो गई, जो पानी पर मिलाए जाने पर घुल रही हैं। ठीक है, और अ मतलब नहीं घुलनशील, जो घुलनशील नहीं है। अघुलनशील कौन सी नहीं है, जो पानी पर मिलाए जाने पर घुल नहीं रही है। तो घुलनशील में आपके क्या आ गए, शुगर आ गई, चीनी आ गया, नमक आ गया। ठीक है, और जितने भी आपके जो कॉपर सल्फेट आ गया, और भी सॉल्ट्स होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं पानी में। और अघुलनशील में क्या आ गया, सॉइल आ गई, सैंड आ गई, मिट्टी, पत्थर, रेत, जितने भी आपके हैं वो सब किसमें आएंगे, अघुलनशील में आएंगे। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमने किसकी देखी थी, मटेरियल की देखी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, कि जो द्रव है, अभी हमने द्रव की बात की है, तो द्रव अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, मिक्सिबल लिक्विड्स कुछ होते हैं, यानी मिश्रणीय द्रव कुछ होते हैं। मिश्रणीय द्रव कौन से होंगे, जिन लिक्विड्स को आप आपस में मिला रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, घुल रहे हैं। उसके बाद आप अलग अलग किसी भौतिक अवस्था का प्रयोग करके, किसी भौतिक विधि का प्रयोग करके उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। जिससे हमने कहा कि आपने पानी में दूध को मिक्स कर दिया, तो अभी आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा जिसमें आपको पूरा क्या दिख रहा है, दूध दिख रहा है। आप उसको उसमें से पानी और दूध को अलग नहीं कर पाएंगे। ओके, भौतिक विधि से कह रही हूँ। दूसरा हमने क्या कहा था, कि आपके पास कोई जूस है और उसमें आपने पानी डाल दिया। ठीक है, तो जूस और पानी का मिक्सचर बन गया, एक मिश्रण बन गया है।
लेकिन आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मिश्रणीय द्रव या मिसिबल लिक्विड हो गए, जो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, या हम कहते हैं कि ऐसे द्रव जो सजातीय रूप से एक दूसरे में मिल जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मिश्रणीय द्रव कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि जैसे आप ग्लिसरीन को पानी में मिक्स करते हैं, या शैम्पू को आप पानी में मिक्स करते हैं, और मिल्क यानी दूध को अगर आप पानी में मिक्स करेंगे या एसिटिक एसिड को पानी में मिक्स करेंगे तो इन सबके सोल्यूशन कैसे बनते हैं, सजातीय बनते हैं, या हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर इनका बनता है, और इनमें आप दोनों लिक्विड्स को अलग अलग नहीं कर पाते। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि आपने वाटर में, पानी में कोई जूस मिक्स कर दिया, और जब ये मिक्सचर जो आपका बना है ये सोल्यूशन की तरह बनेगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, मिसिबल लिक्विड्स हो गए। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इममिसिबल लिक्विड्स या अमिश्रणीय द्रव। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो अमिश्रणीय द्रव क्या होते हैं, ऐसे द्रव जिनको जब आप मिलाएंगे आपस में तो वो घुलेंगे नहीं, बल्कि उनकी अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देंगी, और ये अलग अलग लेयर्स को आप सेपरेट भी कर सकते हैं किसी भी भौतिक विधि का प्रयोग करके। इन्हीं द्रवों को क्या कहा जाता है, अमिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ओके, टू लिक्विड्स आर सेड टू बी इममिसिबल, दो लिक्विड्स को कब इममिसिबल कहा जाएगा, अमिश्रणीय कहा जाएगा, दे डू नॉट मिक्स, जब वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, एंड डिसॉल्व इन ईच अदर कंप्लीटली, और एक दूसरे में कंप्लीटली घुल भी नहीं रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं घुल रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा, इममिसिबल कहा जाएगा। और फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर, अलग अलग लेयर बना रहे हैं, उस केस में उन्हें क्या कहा जा रहा है, इममिसिबल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आपने ऑयल को पानी में मिला दिया है तो ये आपको 3 लेयर अलग अलग दिख रही है। ठीक है, आपने 3 चीजें को आपस में मिलाई जो इममिसिबल थी एक दूसरे में, तो उनकी जो लेयर्स होंगी वो इस तरह बनेंगी। इससे पहले आपने क्या देखा था कि ये आपस में घुल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लेयर्स नहीं बनी मिसिबल में, लेकिन इममिसिबल में क्या होगा, आपका इस तरह की लेयर्स बनेंगी। ओके, तो इतना हमने किसके बारे में पढ़ा था, इममिसिबल लिक्विड के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि इस भौतिक विधि के प्रयोग से आप इममिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं। यानी आपके पास एक सेपरेटिंग फनल होगी, सेपरेटिंग फनल में आप उन दोनों लिक्विड्स को डाल देंगे, इस तरह की अलग अलग लेयर्स आएंगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, 2 लिक्विड हैं आपके पास, ए और बी। सपोज ए आपका क्या है, वाटर है, सपोज ए आपका ऑयल है और बी आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस सेपरेटिंग फनल में आपने मिक्सचर को डाला, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे नहीं तो इस तरह से इनकी 2 लेयर्स बन जाएंगी, एक ही ए की बनेगी और ये दूसरी यहाँ बी की बनेगी। ये 2 लेयर्स बन गई। इस सेपरेटिंग फनल में नीचे एक स्टॉप कॉर्क होगी या वॉल्व आप इसे कह सकते हैं, इसको आप लूज करेंगे और धीरे धीरे आप क्या करेंगे, ये जो बी वाली लेयर है ये यहाँ बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। ओके, जब ये पूरी यहाँ आ जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ ए रह जाएगा। तो आपने क्या कर लिया, दोनों को सेपरेट कर लिया, यानी पृथक कर लिया, अलग अलग। तो आपको इस फनल में तो क्या मिल गया, ए मिल गया, और यहाँ बीकर में आपको क्या मिल गया, बी लिक्विड मिल गया। तो होपफुली आपको इतना चैप्टर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक और बार रिवाइज करवा दिया है, इसके कुछ क्वेश्चंस पहले करे थे, अभी मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछती हूँ, आपको उनके आंसर करने हैं। ओके, जीआईसी ब्यार तोली, जीआईसी रीठा खाल, आपको आवाज आ रही है बच्चों, हैंड रेज करिए आवाज आ रही है तो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कोई भी 4 प्रॉपर्टीज आपको बतानी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मेरा,
आपको मटेरियल की कोई भी 4 प्रॉपर्टीज बतानी है। कौन बताएगा? जीआईसी रीठा खाल, माइक ले लीजिए बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शुभम, बताइए मटेरियल की कोई 4 प्रॉपर्टीज। मैम फ्लोटिंग, 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 सिंकिंग, फ्लोटिंग, सिंकिंग, इन फ्लो लिक्विड्स ऑन वाटर, इंसॉल्युबल, इंसॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सोल्युबल। सॉल्युबल। वेरी गुड। नेक्स्ट किसी बच्चे को दीजिए माइक। कोई और प्रॉपर्टीज बताइए, इनके अलावा, जितनी शुभम ने बताई उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज बताइए। जीआईसी ब्यार तोली। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मटेरियल की अपीयरेंस, प्रॉपर्टी बताइए। अपीयरेंस, अपीयरेंस के आधार पर आप क्या बताएंगे, कैसी होती हैं चीजें? वेरी गुड, बताइए। देखने में कैसी होगी चीज? या तो चमकदार होगी या चमकदार नहीं होगी। सिट डाउन। जीआईसी बीना खान। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? माय नेम इज शिवांश। शिवांश, मटेरियल की कोई एक प्रॉपर्टीज बताइए, जितनी अभी तक बताई है उसके अलावा। गोल्ड, वो एग्जाम्पल हो गया मेटल का। मटेरियल, पदार्थ कैसा होता है? हमें शुभम ने बताया कि वो तैर सकता है या डूब सकता है, और क्या बताया कि घुलनशील या अघुलनशील हो सकता है। साथ ही हमें क्या बताया उन्होंने कि अपीयरेंस, देखने में या तो चमकदार होंगी या चमकदार नहीं होंगी। इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको पढ़ाई है? मैम कठोर, कठोर होंगे। वेरी गुड। और किसी बच्चे को माइक दे दीजिए। शिवांश, कठोरता के अलावा और क्या होगा? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? घोटाला। बताइए, कठोर के अलावा क्या हो सकता है मटेरियल? सॉफ्ट। कौन सा? सॉफ्ट हो सकता है। ओके। और कोई बताइए। कोमल। कोमल हो सकता है, हाँ। बताइए। वेरी मॉर्निंग गुड, मैम। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? माय नेम इज प्रीतम। प्रीतम, बताइए कौन सा गुण और होगा मटेरियल में? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी होगी। वेरी गुड, पारदर्शिता होगी उनमें। अब कौन बच्चा बताएगा पारदर्शिता के आधार पर कितने टाइप के बताए थे हमें? कोई भी बच्चा बताए, जीआईसी द्यार तोली से या जीआईसी बीना खाल से। पारदर्शिता के आधार पर कितने टाइप के मटेरियल बताए थे, कैसे कैसे होंगे? मैम 3। 3 टाइप्स के होंगे। वेरी गुड। कौन कौन से होंगे 3 टाइप के? मैम ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंसी यस, एंड ट्रांसपेरेंट ओपेक। बोलेंगे उसे। ओपेक। वेरी गुड। शिवांश, सिट डाउन शुभम। शिवांश, जीआईसी बीना खाल। कौन कौन से 3 प्रकार बताए अभी शुभम ने? पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प अपारदर्शी। अल्प पारदर्शी। अल्प अपारदर्शी नहीं कहेंगे, अल्प पारदर्शी कहेंगे। ओके। वेरी गुड। एक बार जी। सभी बच्चे अपने लिए क्लैप कीजिए जिन्होंने आंसर किए हैं। वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किए हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी क्या बताया?
ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया। तो मटेरियल के कितने गुण हो गए, हमें सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज बतानी थी, ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो हमें वो सब अच्छे से आती हैं। जब क्वेश्चन में 4 पूछा जाएगा तो कोई भी 4 जिसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो हम लिख लेंगे। तो क्या होगा, अपीयरेंस हमें बताया था, ठीक है, कि दिखने में कैसी होंगी, चमकदार होंगी। हार्डनेस हमें आपने बताई कि क्या होगा, कठोर होंगे, जिनको हम दबाएंगे और वो दबेंगी नहीं तो कैसी होंगी, कठोर होंगी। सॉल्युबिलिटी हमें बताया आपने कि कैसी होंगी, या तो पानी में डालने पर घुल जाएंगी या फिर नहीं घुलेंगे, घुलनशील और अघुलनशील होंगी। फ्लोट और सिंक इन वाटर, पानी में या तो तैरेंगी या फिर डूब जाएंगी। और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर क्या बताया कि या तो उनसे प्रकाश का गमन होगा या कम मात्रा में होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो वो कितने प्रकार की हो जाएंगी, 3 प्रकार की हो जाएंगी, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। जब आपका कोई टम्बलर होता है, जैसे जग है सपोज या लोटा है, उसको किसी वैसे मटेरियल से, प्लास्टिक से या मेटल से क्यों बनाया जाता है, किसी कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है, बताइए। कपड़े से को, जैसे आपके घरों में सिंपल जग है तो उसको कपड़े से क्यों नहीं बनाया जा रहा है पानी रखने के लिए, क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं और उनके बीच में गैप है और वहां से क्या हो जाएगा, पानी आपका बाहर निकल आएगा, ठीक है। वी यूज टम्बलर मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स टू कीप अ लिक्विड। किसी लिक्विड को अगर आपको किसी टम्बलर में रखना है या किसी वेसल में रखना है तो उसके लिए आप या तो मेटल का यूज करेंगे, ग्लास का यूज करेंगे या फिर किसी भी प्लास्टिक का यूज करते हैं, कपड़े का यूज नहीं करते। दीज सब्सटेंस कैन बी होल्ड अ लिक्विड, ये क्या कर सकते हैं, पानी को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि जो इनको पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं होगा तो पानी को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ओके। A tumbler made of cloth cannot hold a liquid because cloth piece is not hard enough। एक तो वो हार्ड नहीं है, दूसरा has very minute pores through which the liquid oozes out। क्या हो जाएगा, उसके बीच में बहुत माइनर क्या होते हैं, ऐसे स्पेस होगा, जो क्लोथ का फैब्रिक होगा ना उसके कांस्टेंट पार्टिकल है उनके बीच में ऐसे स्पेस होगा, तो यहां से पानी बाहर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन यानी आपका लोहा, कॉपर यानी तांबा और एल्यूमिनियम, इनमें क्या क्या समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज मतलब समानताएं हैं। तो ये सब किसकी कैटेगरीज में आती हैं, आपकी मेटल की कैटेगरीज में आती हैं। तो मेटल के गुण क्या क्या होते हैं, ऑल हैव लस्टर, सब कैसे होती है, चमकदार होती है, एक चमक सब में होती। दे आर ऑल मेटल, सभी क्या है, धातुएं हैं। एंड दे आर हार्ड, इसके अलावा क्या हो जाएंगी, दे ऑल आर डक्टाइल, इनकी तार भी बनाई जाती है। और क्या होता है, मैलिएबल होती हैं, यानी आघातवर्ध्य भी होती हैं। और क्या होता है, लस्ट्रस तो आपने लिख ही लिया है कि चमकदार होती हैं। इसके अलावा सोनोरस भी होती हैं, यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इनको बजाएंगे अगर तो इनमें बहुत अलग साउंड आती है, ओके। ब्रिटलनेस इनमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर ग्रुपिंग मटेरियल। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल या क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो क्यों पड़ती है, फॉर आवर कन्वीनियंस टू स्टडी, अपने पढ़ने में आसानी के लिए क्या करते हैं, चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या उनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुणों के, विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया जाता है। ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज, और अगर हमें उन ग्रुप में जितनी चीजें हमने रखी हैं उनमें कोई पैटर्न देखना है कि कुछ तो इनमें क्रम होगा, कुछ सिमिलैरिटीज होगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो एक जनरल आइडिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ओके। अभी आप ये आंसर फटाफट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से नोट करिए जल्दी।
होमवर्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो बच्चों आज हमने 4th चैप्टर का अपना रिवीजन एक बार दोबारा कंप्लीट किया। कुछ हमने नए क्वेश्चंस किए, नई एक्सरसाइज देखी जिनके आपने बहुत अच्छे से आंसर किए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो वो हमारे नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।